गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और हमने कल क्लास 9th की चैप्टर नंबर 2 ख़त्म किया और आज हम अपने अगले चैप्टर नंबर 3 हमारा है अफवाह। ठीक है, भारत में कौन सी नदियां पाई जाती हैं, हिमालयी नदियां कैसा व्यवहार करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां कैसा व्यवहार करती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, और गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सब प्रमुख नदियों के बारे में हम देखेंगे कि उनकी सहायक नदियां क्या हैं, ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, और मैप की सहायता से बेहतर ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर 3 हमारा है अफवाह। ठीक है, तो देखिए आप नदियों को पढ़ने से पहले हम अफवाह समझते हैं, अफवाह है क्या। ठीक है, तो देखिए आप जब एक नदी किसी स्थान से निकलती है, ठीक है, तो जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसमें कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, तो उन सभी नदियों को मिलाकर के एक अफवाह का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई एक नदी निकल रही है। ठीक है, इस नदी में कई सारी छोटी छोटी नदियां विभिन्न स्थानों पर आकर मिलती हैं। ठीक है, इस पे कई सारी छोटी छोटी नदियां विभिन्न स्थानों में आकर मिलती हैं, तो इस पूरे एक सिस्टम को अफवाह का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि ठीक है, जैसे कि मान लो गंगा नदी निकल रही है, तो गंगा नदी में ऊपर से भी कई सारी नदियां आकर मिल रही हैं, नीचे से भी कई सारी नदियां जाकर मिल रही हैं, तो इन सभी नदियों को मिलाकर के गंगा नदी को लेकर के एक अफवाह बनता है। ठीक है, तो आपको अफवाह समझ में आया कि अफवाह क्या है। नदियों का जलग्रहण क्षेत्र, ठीक है, किसी नदी का संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र को ही अफवाह कहते हैं। एक नदी जहाँ जहाँ से जल प्राप्त कर रही है उस पूरे क्षेत्र को अफवाह कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो ये गंगा नदी है, ठीक है, और ये यहाँ से कोसी नदी आ रही है। ठीक है, यहाँ से घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, ये घाघरा नदी है, ये गंडक नदी है, ये कोसी नदी है। तो इसके जहाँ से ये उत्पत्ति हो रही है, जहाँ पर गिर रही है, ठीक है, ये जहाँ से निकल रही है, जहाँ तक जा रही, इस पूरे सिस्टम को हम अफवाह कहेंगे। इतनी बात आइए आप लोग को समझ में। अफवाह में अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो ये है अफवाह। अब देखिए, ये जो अफवाह है ना, इसको स्थलाकृतियाँ बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। ठीक है, एक अफवाह तंत्र से दूसरे अफवाह तंत्र को स्थलाकृतियाँ अलग करती हैं। ठीक है, पर्वत और पठार अलग करते हैं। क्या अलग करते हैं? पर्वत और पठार। ठीक है, पर्वत पठार कैसे अलग करते हैं? मान लो जैसे ये कोई एक नदी तंत्र है, ठीक है, इसका अफवाह ऐसा है, ठीक, और मान लो कोई एक और नदी तंत्र है, इधर से आ रहा है, लेकिन बीच में एक कोई ऊंचा सा पर्वत है। ठीक है, तो ये ऊंचा सा पर्वत इन दोनों को विभाजित कर देगा। ठीक है, इन दोनों को विभाजित कर देगा। कोई पठार है तो उन दोनों को विभाजित कर देगा। ये आपस में नहीं मिलेंगी, बल्कि ये किसी अन्य दिशा में निकल जाएगी, या किसी अन्य दिशा में निकल जाएगी। ठीक है, तो जो स्थल खंड एक नदी तंत्र से दूसरी नदी तंत्र को विभाजित करती हैं, उसे ही विभाजन रेखा या नदी विभाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी विभाजक। ठीक है, आपको नदी विभाजक समझ में आया कि जो उच्च भूमि एक नदी तंत्र से दूसरे नदी तंत्र को अलग करती है उसी को हम जल विभाजक कहते हैं, नदी विभाजक या जल विभाजक, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसको याद कर लो। चाहे इसको आप जल विभाजक कह लो, चाहे नदी विभाजक कह लो। ठीक है, इतनी बात आई आप लोग को समझ में। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे देखो, हमने अफवाह के बारे में समझा, हमने जल विभाजक या नदी विभाजक के बारे में देखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि देखो, ये जो अगर भारत के अफवाह की बात की जाए
भारत के अफवाह की बात की जाए तो भारत का जो अफवाह तंत्र है ना, वो पर्वत और पठारों से बहुत अधिक विभाजित होता है। और भारत के अफवाह तंत्र को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, एक हिमालयी अफवाह तंत्र, ठीक है, और दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, ठीक। तो देखो जो हिमालयी अफवाह तंत्र है वो वहाँ पर क्या है, हिमालयी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, और जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है वहाँ से प्रायद्वीपीय नदियाँ निकलती हैं। दोनों में अंतर होता है, आप एक एक करके समझने का प्रयत्न करिएगा। देखो अब हिमालयी अफवाह तंत्र में ना 3 नदी समूह आती है, एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। जबकि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में मुख्य जो नदियां हैं वो गोदावरी हैं, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ठीक है। तो देखो अगर हम इन दोनों को अगर ध्यान से देखें, अगर इसका एक तुलनात्मक विश्लेषण करें तो हमको पता चलेगा कि हिमालयी जो नदियां होती हैं ये 12 मासी होती हैं, ठीक है, यह 12 मासी होती हैं। 12 मासी का अर्थ क्या हुआ कि इसमें वर्ष भर जल होता है। वर्ष भर जल क्यों होता है, क्योंकि इन नदियों को जो है वर्षा के भी जल से जल प्राप्त होता है, ठीक है, और ग्लेशियर से भी जल प्राप्त होता है, ठीक है। देखो हिमालय बहुत ऊंचा है, हमने अभी पिछली क्लास में आप लोग को बताया था, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। हिमालय बहुत ऊंचा है और हिमालय इतनी ऊंची होने की वजह से ना जो वहाँ पर वर्षा होती है वो बूंदों के रूप में नहीं बल्कि हिमपात के रूप में होती है, ठीक है। और हिमपात के रूप में होने के कारण क्या है कि वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर बन जाते हैं और गर्मियों में ये ग्लेशियर ना पिघलने लगते हैं, ठीक है। पिघल करके इसका जल जो है इन्हीं नदियों में, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों में मिल जाता है। तो ये जो नदियाँ होती हैं हिमालयी नदियाँ, ये 12 मासी हैं, मतलब इसमें वर्ष भर जल रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्षा का भी जल इसमें मिलता है और ग्लेशियर से भी जल मिलता है। जबकि अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो वो वर्ष के कुछ ही समय उसमें जल परिपूर्ण होता है, लेकिन अधिकांश समय ऐसा होता है कि उसमें जल की मात्रा नगण्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। कुछ कुछ नदियां तो सूख जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जल कुछ समय के लिए ही होता है, ठीक है, बारिश के समय में, ठीक। अब दूसरा अगर हम देखें, हिमालयी नदियाँ क्या हैं, अभी अपने युवा अवस्था में हैं, अभी इनकी उत्पत्ति ही हुई है, ये बहुत पुरानी नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। प्रौढ़ अवस्था का क्या मतलब है कि ये नदियाँ बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियों में मुख्य अंतर समझ में आया कि हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष के कुछ समय ही जल होता है। हिमालयी नदियाँ मैदानी क्षेत्रों पे पहुँच के कई सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। उन स्थलाकृतियों में आपको विसर्प देखने को मिल जाएगा, गोखुर झील देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वितरिका देखने को मिल जाएगी, डेल्टा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या करती हैं, ये जलप्रपात वगैरह बनाती हैं, ठीक है। और हिमालयी नदियाँ क्या है कि बहुत लंबी हैं, ये बहुत अधिक दूरी तय करती हैं, ठीक है, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है हिमालयी नदियों की तुलना में, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों में समझ लीजिएगा। अब आओ हम अगला चलते हैं हिमालयी नदी के बारे में। अब एक एक करके नदियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। हिमालय नदी तंत्र, ठीक है। हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन सी है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, ठीक। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए हम सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। देखो जो हमारी सिंधु नदी है ना, वह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। देखो ये तिब्बत है, ठीक है, ये अपना भारत है यहाँ तक, इसके ऊपर का जो भाग है ये नेपाल है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र हमारा नेपाल है, इसके ऊपर का भाग पूरा तिब्बत है, ठीक है ना, तिब्बत है, फिर चीन का ही हिस्सा है तिब्बत, ठीक है।
तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ पर एक मानसरोवर झील है तिब्बत में। जो सिंधु नदी हमारी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है, ठीक है, और अपने पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर ये लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है भारत में, ठीक है। तिब्बत से निकल के भारत में ये लद्दाख में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक सुंदर गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज, ठीक है, गार्ज का निर्माण करती है। अब गार्ज क्या होता है आप थोड़ा जान लो कि जो जैसे ये कोई सकरी घाटी है, ठीक है, इस सकरी घाटी को काट छाट के नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं उसी को गार्ज कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक कोई पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ को काट के नदियाँ अपना रास्ता बना लेती हैं बीच में से, उसी को गार्ज कहा जाता है, ठीक। इतनी बात आई है। गार्ज मूलतः वी आकार की घाटी की ही उत्तम रूप होती है, जैसे ये वी आकार की घाटी है उसी का उत्तम रूप गार्ज होता है, ठीक है ना। इतनी बात आई आप लोग को समझ में। तो ये जो लद्दाख में है ना, गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी और इसके बाद ये अपने उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और आगे चलकर यहाँ पर इसमें ऊपर से कई सारी नदियाँ मिलती हैं, जिसमें श्योक नदी है, नुब्रा नदी है, जास्कर नदी है, ठीक है, कई सारी नदियाँ ऊपर से इसके दाहिनी ओर से मिलती हैं। श्योक, नुब्रा, जास्कर आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्योक, नुब्रा, जास्कर जैसी नदियाँ इसके ऊपर से मिलती हैं और फिर उसके बाद ये भारत से निकल के ना गिलगिट और बलूचिस्तान में पहुँचती है और गिलगिट और बलूचिस्तान में पहुँच के ये थोड़ा दक्षिण की ओर मुड़ती है, ठीक है, और आगे चलकर बाईं ओर से इसमें और भी कई सारी नदियाँ, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। सतलज भी लगभग वहीं से निकलती है जहाँ से सिंधु निकलती है, ठीक है, मानसरोवर झील के ही पास से सतलज भी निकलती है, ठीक। उसके बाद ये सारी नदियाँ आपस में विभिन्न स्थानों पर मिलती हैं और ये सारी नदियाँ मिल करके मिठनकोट के पास, पाकिस्तान का एक इलाका है, एरिया है मिठनकोट या मिठानकोट, ठीक है, मिठानकोट के पास ये सिंधु नदी में अपना संयुक्त जल गिराती है। उसके बाद सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहते हुए अरब की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो सिंधु नदी के बारे में आपको इतनी बात समझ में आई। अब हमारा दूसरा है गंगा नदी तंत्र। देखो गंगा नदी ना उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र है, ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्र है। और उत्तराखंड, देखो आप लोग को अगर मैप ना याद हो तो प्लीज़ मैप आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप एक जियोग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको मैप याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उत्तराखंड कहाँ पर है, लद्दाख कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको मुझवानी रटी होनी चाहिए, ठीक। अब हमारी दूसरी नदी है गंगा नदी तंत्र, ठीक। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। और उत्तराखंड के गंगोत्री से यह जब निकलती है तब इसका नाम मंदाकिनी होता है। क्या होता है, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। और जब ये मंदाकिनी नदी के रूप में आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में, कहाँ पर, देवप्रयाग में इससे एक और नदी मिलती है जिसका नाम है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। और फिर जब ये मंदाकिनी और भागीरथी नदी मिलती हैं, ठीक है, तो इन दोनों के संयुक्त जल को ही गंगा कहा जाता है, ठीक है। फिर इसका नामकरण होता है गंगा, ठीक। अब गंगा नदी जब उत्तराखंड से पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है, हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद यह अपने उत्तरोत्तर दक्षिण की ओर बहना शुरू हो जाती है, ठीक है, और आगे चलकर ये पूर्व की ओर बहना शुरू हो जाती है। और इसके ऊपर से नेपाल से कई सारी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ठीक है। ये घाघरा, गंडक, कोसी क्या है, नेपाल से आकर मिलती हैं। और इन नदियों को में क्या है कि इनकी रफ्तार बहुत तीव्र होती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से निकल रही हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर जब कोई नदी आती है तो उसकी रफ्तार बहुत तीव्र होती है और ये बारिश के सीजन में बहुत ही अधिक विनाशकारी भी होती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और इसके जो है दाहिनी ओर से दक्षिण की ओर से चंबल नदी आकर मिलती है
और बेतवा नदी आकर मिलती है, केन नदी आकर मिलती है, ठीक है। और एक प्रमुख नदी यमुना नदी आकर मिलती है। यमुना नदी भी ना जहाँ पर गंगा नदी का उद्गम है उसी के आसपास यमुना नदी का भी उद्गम है, ठीक है। और ये उसके समानांतर बहती रहती है गंगा के, लेकिन इलाहाबाद में आकर के यह जो है गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और आगे चलकर जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये देखो ये हमारा क्षेत्र बांग्लादेश का है, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये बांग्लादेश का है। आगे चल के बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी भी इसमें आकर मिलती है और यहाँ पर इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है, पद्मा हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों फिर मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। इतनी बात आई आप लोग को समझ में गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगोत्री से निकल रही है, गंगोत्री से निकल के वो हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है। ऊपर से आकर इसमें घाघरा, गंडक, कोसी मिलती हैं, नीचे से चंबल, केन, बेतवा, सोन नदियां आकर इसमें मिलती हैं, ठीक है। यमुना भी मिलती है इलाहाबाद के नज़दीक, ठीक। उसके बाद आगे चल के ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं वहाँ इसका नाम क्या होता है, पद्मा होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी ना इसका भी उद्गम वहीं पर है जहाँ पर सिंधु नदी का उद्गम है, ठीक है। ये भी मानसरोवर झील के ही नज़दीक से निकलती है, मानसरोवर झील से ही निकलती है। लेकिन सिंधु नदी क्या थी, ये पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही थी, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, यह पूर्व की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। और ये उत्तरोत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होते होते तिब्बत तक ये पूर्व की ओर प्रभावित होती है। यहाँ पर इसका नाम सांगपो है, ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को हम क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। और जब यह अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है तो एक बहुत तीखा मोड़ लेती है दक्षिण की ओर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ये क्या करती है, एक गार्ज का भी निर्माण करती है, ठीक है, गार्ज का निर्माण कर रही है। देखो जब ये यहाँ से पूर्वोत्तर ऐसे आ रही है, जब यहाँ पर ये दक्षिण की ओर मुड़ेगी तो यहाँ पर पर्वत पठार हैं, उसको तोड़ते हुए ये आगे बढ़ गई हैं, ठीक है, एक गार्ज का निर्माण की है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, दिहांग नदी कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ही कई सारी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जैसे सुबनसिरी है, धनसिरी है, लोहित है, ठीक है, ये सब नदियां आकर मिलती हैं। और ये नदी जब आगे बढ़ती है तो असम में जब पहुंचती है तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ठीक है। तो इसके तीन नाम है, तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा। अरुणाचल में हम, तिब्बत में हम इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, और असम में हम इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और असम में ना ये कई सारे भागों में विभाजित हो जाती है ये नदी, ठीक है। और गुम्फित नदी का निर्माण करती है, गुम्फित नदी का निर्माण करती है। और सबसे बड़ी नदी अगर कोई गुम्फित नदी है तो वो ब्रह्मपुत्र ही है, ठीक है। और आगे चलकर बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब देखिए आप, इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत की ओर बहती है, तिब्बत तक ये जो नदी होती है ये बहुत स्वच्छ होती है, इसका जल बहुत साफ होता है। किंतु जब ये भारत में पहुंचती है तो ये नदी बहुत ही मटमैली हो जाती है, इसमें गाद की मात्रा अधिक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये हमारे पीसीएस और आईएएस दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो आप, ये नदी ना जब तिब्बत के एरिया में बहती है तो तिब्बत का एरिया जो है शुष्क है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, शुष्क एरिया है। और वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, ठीक है। और जलवायु ठंडी होने की वजह से वहाँ पर गाद मृदा इतनी अधिक मात्रा में जो है इस नदी के अंदर नहीं मिल पाती। लेकिन जब ये भारत के एरिया में पहुँचती हैं तो भारत की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि 200 मीटर से भी ऊपर वर्षा होती है, सेंटीमीटर से, ठीक है, ऊपर वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्या है, कई सारी गाद मृदा मिट्टियाँ, कई सारी नदियाँ आकर मिलने की वजह से ये जो है बहुत अधिक गाद से भर जाती है, ठीक है। तो हमारा हिमालयी नदी तंत्र खत्म हुआ। अब हम अगला देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हिमालयी नदी तंत्र को। तो हमारी अगली नदी तंत्र है
नर्मदा नदी तंत्र। देखो नर्मदा नदी तंत्र क्या है कि यह जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अपने पश्चिम की ओर बहती है, और पश्चिम की ओर बहते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले ये जबलपुर में ना एक बहुत ही बेहतरीन गार्ज का निर्माण करती है। वहीं पर जबलपुर में ही जलप्रपात का निर्माण करती है। उसको क्या कहा जाता है? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी करती है? नर्मदा नदी ही करती है। कहाँ पर? जबलपुर में। जबलपुर में गार्ज का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद ये आगे बढ़ती है, ये एक भ्रंश घाटी की तरह बहती है, भ्रंश घाटी की तरह बहती है। ठीक है, इसके उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला है और इसके जो है पश्चिम में क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और इसी के लगभग समानांतर जो है ताप्ती नदी भी बहती है और यह भी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? यह सतपुड़ा के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही है ये सब। ठीक है, नर्मदा नदी, ये जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं ये भी मध्य प्रदेश में है, और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये भी मध्य प्रदेश में है, और ये बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी, और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, बैतूल के सतपुड़ा से। इसके बाद इसकी लंबाई थोड़ी छोटी है, नर्मदा नदी की तुलना में ताप्ती नदी की लंबाई छोटी है, और इसमें इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? साबरमती है, ठीक है, माही है, माही साबरमती जैसी नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं, ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। और तीसरी हमारी क्या है? महानदी। ठीक है, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है, और छत्तीसगढ़ से निकल के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह कई सारे डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे। अभी आप इतना समझ लो कि नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और महानदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। अब अगला नदी तंत्र हमारा है गोदावरी। देखो गोदावरी जो नदी है ना, वह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, और पश्चिमी घाट से निकल के वो पूर्वोत्तर जो है आगे की ओर बढ़ती है और जाकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पेन गंगा है, वेन गंगा है, पूर्णा है, वर्धा है, प्रणहिता है। ठीक है, पेन गंगा, वेन गंगा, पूर्णा, प्रणहिता, वर्धा। ठीक है, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और गोदावरी नदी का मुख्य अफवाह तंत्र कहाँ पर है? उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। ठीक है, इन सब राज्यों में जो है गोदावरी का अफवाह तंत्र है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और दूसरी अब नदी तंत्र हमारी है कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर से निकल के यह भी पूर्वोत्तर की ओर बहती है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो भीमा है, तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, मालप्रभा है। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा। ठीक है, और इसका जो अफवाह तंत्र है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है। ठीक है, तीसरी जो नदी हमारी है वह कावेरी नदी है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और ये भी पूर्वोत्तर बहते हुए अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अमरावती है, हेमवती है। ठीक है, ऐसे ही अन्य सहायक नदियाँ हैं। और इसका जो अफवाह तंत्र है वह कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में इसका अफवाह तंत्र है। और देखो कावेरी नदी के बारे में ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कावेरी नदी वर्ष भर जलपूर्ण होती है। ठीक है, इसमें वर्ष भर जल होता है। और ऐसा क्यों होता है ये आप लोग सर्च करिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके, कावेरी नदी में वर्ष भर जल क्यों होता है, जबकि गोदावरी, कृष्णा नदी में, प्रायद्वीपी, ये सब प्रायद्वीपी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपी नदियों में वर्ष भर जल नहीं रहता, लेकिन कावेरी में वर्ष भर जल लबालब रहता है।
ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी नदियाँ ख़त्म हुई, प्रायद्वीपीय नदियाँ भी और हिमालयी नदियाँ भी। अब आओ हम थोड़ा कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिटा देते हैं। नदियों के पढ़ने के बाद अब हमारी अगली जो आकृति है वो झील है। तो देखो आप, जो भारत में जो झील पाई जाती है वो कई प्रकार की होती हैं। वो आकृति में, आकार में एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। भारत में मीठे पानी की भी झील पाई जाती है और खारे पानी की भी झील पाई जाती है, ठीक है। मीठे पानी की जो झील है वो अधिकतर उत्तर में हिमालयी पर्वत पे पाई जाती हैं और खारे पानी की झील जो लैगून झील हैं वो दक्षिण में पाई जाती हैं, जैसे चिल्का झील, ठीक है, कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये सब खारे पानी की झील हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर जो बुलर झील है, ठीक है, ये सब जो हैं मीठे पानी की झील है। तो ये झीलें जो हैं बहुत ही अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी प्रमुख जो झीलें हैं, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पर है, यह उड़ीसा में है, ठीक है। यह खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही है। उसके बाद पुलिकट झील, पुलिकट झील हमारा कहाँ पर है, यह तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे। कृष्ण सागर झील, यह तमिलनाडु में है। वेम्बनाड तमिलनाडु में है, लिंगायत झील, ठीक है। नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, गोविंद सागर, बुलर झील, ठीक है। इसी प्रकार भारत में कई सारी झीलें उपस्थित हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं नदियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या महत्व है। तो देखो, अगर नदियों की बात की जाए तो नदियां हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक प्रमुख रोल निभाती हैं। ये नदियां क्या हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में अगर हम कोई फसल उगा रहे हैं तो फसल उगाने के लिए जल की प्रमुख आवश्यकता होती है। और भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी प्रकार की होती है, वो वर्ष में कुछ ही समय के लिए होती है, ठीक है, 3 से 4 महीने। अधिकांश समय भारत में वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो उस स्थिति में ये जो नदियाँ हैं ना, ये नदियाँ हमारे कृषकों को जल उपलब्ध कराती हैं, जिससे उपजाऊ क्षमता भूमि की बढ़ती है और पैदावार अधिक होती है, ठीक है। तो नदियाँ क्या कर रही हैं, हमको कृषि सहायता पहुंचा रही हैं जल के माध्यम से, ठीक है। और इस जल का उपयोग, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, बड़े बड़े जलप्रपातों का निर्माण करती हैं और उन जलप्रपातों से क्या होता है, बिजली बनाई जाती है। जब जल ऊपर से नीचे गिरता है तो वहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है और नदी जल से टरबाइन घूमकर बिजली बनाती है, ठीक है। तो नदियाँ बिजली बनाती हैं और बिजली तो कितनी उपयोगी है आप लोग जान ही सकते हो। कोई भी आज के डेट में आधुनिक कोई उद्योग आप लगा रहे हो तो वहाँ पर बिजली की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो नदियों का उपयोग हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही अधिक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, नदियों को प्रदूषित करते जा रहे हैं। उसमें कारखाने का जल, मल मूत्र, ठीक है, ये सब विसर्जित करते जा रहे हैं और शहरों से निकलने वाली गंदगी, ठीक है, नालों से निकलने वाला कचरा सीधे हम नदियों में डाल देते हैं, जिससे नदी प्रदूषित होती जा रही है। और नदी इतनी प्रदूषित हो जा रही है कि इसका जल अब उपयोग के लायक ही नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक भयावह स्थिति है, इससे हमको बचना चाहिए, नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। आप लोग भी जाने से पहले चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। और कल हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर मानसून में, ठीक है। धन्यवाद।